हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के सेकंड वीडियो जो कि हमने बनाई है घटना चक्र से। और आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो कि हमारे भौतिक विभाजन से लिए गए हैं। किससे? भौतिक विभाजन से। कुछ भारत के प्राकृतिक प्रदेश से हैं और कुछ हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि जो भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है वह किस दिशा की ओर सरका है। किस दिशा की ओर सरका है? दिशाएं 4, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है यह अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है। ठीक है, अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है। अफ्रीका आपका कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका आपका इक्वेटर पर स्थित है। अफ्रीका इक्वेटर पर स्थित है। ठीक, अब जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। कहाँ का भाग है? गोंडवाना लैंड। हम सब जानते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो बहुत वर्षों तक इसमें कुछ बदलाव होते गए। उन बदलाव की वजह से इस पृथ्वी पर सबसे पहले पैंजिया आकृति थी। पैंजिया का 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, एक लोरेशिया बना, एक गोंडवाना बना। ठीक है, अब हम यह कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है वह गोंडवाना लैंड से आया है और उसका हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में बात करें तो कौन कौन से आपके कॉन्टिनेंट हैं? ये हैं आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 200 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन, जो गोंडवाना लैंड था वह टूटा था, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। किसको विस्थापित हुआ? उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, प्लीज थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है किस साइड को? उत्तर की साइड को। किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी जगह या कौन से महाद्वीप जुड़े हुए थे? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब एक ही स्थल पिंड थे। लगभग 200 करोड़ साल पहले, 200 मिलियन साल पहले यह गोंडवाना लैंड टूटा था, विखंडन हुआ था, यह बंट गया था, तब जाकर आपका भारतीय स्थल उत्तर की ओर विस्थापित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए। जुरासिक भूखंड। जुरासिक भूखंड दोस्तों आपका पेनेसिस से भी पहले था। आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो अभी हमने पढ़ा किसका कहते थे? गोंडवाना लैंड को। किसको? गोंडवाना लैंड को। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। बताइए दोस्तों। 4, 6, 7, 8। बताइए कितनों में विभाजित है आपके अकॉर्डिंग? इसको अगर मैं आपका एक्सप्लेनेशन करूं तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वे 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कि आप
आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है। सेकंड, विशाल मैदान जो आपका मैदानी इलाका है। प्राद्वीपीय पठार जो कि आपका डेक्कन प्लेट्यू है, नीचे की ओर वी शेप वाला। एंड द फोर्थ, तट और द्वीप जो आपके तट हैं भाई, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है। इसके बाद द्वीप जो आपके अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, ये जो द्वीप है। तो इन 4 भूखंडों में या 4 प्राकृतिक प्रदेशों में हमारा भारत विभाजित किया गया है। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है। लेकिन हम 4 पढ़ते हैं जो कि भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती हैं। वे 4 कौन से हैं प्राकृतिक प्रदेशों में? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 4। आइए नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं दोस्तों। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, क्या है? प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। जो धरातल है, जमीन का जो तल है, वहाँ से अपने आप ही प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत और पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए जो पाताल तोड़ कूप है, मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका? तराई क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उत्तर क्या है? तराई क्षेत्र। अंतर पता लग गया आपको पाताल तोड़ कुएं में और जल स्रोत में? पाताल तोड़ कुएं में भी जल अपने आप स्राव होता है, अपने आप निकलता रहता है, लेकिन करना क्या पड़ता है? उसके लिए कुआं खोदना पड़ता है। कुएं खोदने के बाद उसमें आपको अपने आप पानी रिसाव होता दिखाई देगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल ठीक है, होता। भाई अभी क्या होता है, जो हवाएं बाहर से आती हैं उनको हिमालय रोक देता है और वो शीत लहर, वो ठंडी लहरें हम तक नहीं आ पाती। नेक्स्ट, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल होता। भाई अभी जो गंगा और सिंधु नदियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? हिमालय से निकल रही हैं और वो वहाँ से इतनी ऊंचाई से गिर रही हैं कि वो अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदानी इलाका बना हुआ है। तो यही बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल ठीक है, यह भी सही बात है, क्योंकि अभी क्या होता है, जब आपका बंगाली खाड़ी से, अरब सागर से, तटों से होकर हवाएं ऊपर जाती हैं और आगे चलकर उत्तर में पहुंचने से हिमालय में टकराती हैं, तो उनसे टकराने से वो वापस आती हैं और कुछ जगह बारिश भी होती है। ठीक है। अगर ये आपका हिमालय पर्वत ना होता तो ये हवाएं आगे बह जाया करती और इनका आपका जो मॉनसून अब भारत का है हिमालय की वजह से, वह मॉनसून सेम नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आपको डी। क्या दोस्तों? डी। आइए नेक्स्ट, नंबर 6। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है। जो मेघालय पठार है वह दक्कन पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। कश्मीर घाटी की रचना एक
भिंति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो दोस्तों इसमें से सिर्फ आपका पहला सही है कि संरचनात्मक दृष्टि से जो मेघालय का पठार है वह दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सिर्फ आपका ये वाला सही। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिंति में हुई। ये वाला भी आपका सही है। फिर गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। गर्त होता है गड्ढा, एक अग्रगर्त में हुई। बिल्कुल भाई, जो मैदान बना वह कब बना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे के साथ क्या हुआ कि जब गंगा ऊपर से आ रही थी तो अपने साथ में जलोढ़ निक्षेप लेके आई, और जलोढ़ निक्षेप को जहाँ पर एक लेवल में बहने लगी उसको वहाँ पर छोड़ती हुई आगे चली गई। वो जलोढ़ निक्षेप वहाँ पर इकट्ठा होता चला गया और उसके गड्ढे में इकट्ठे होने की वजह से वह आज एक मैदान के रूप में आपको दिखाई देता है। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति आप लोगों को पता है कि 33 सागर इस टकराव के कारण जो कौन कौन सी प्लेट थी? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट दोस्तों? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों में आपस में टकराव हुआ, जिसकी वजह से जो 33 सागर की अवसायी चट्टान थी वह फोल्ड होकर हिमालय के रूप में बदल गई। तो हमारा चौथा वाला गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, 1 2 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हमें ढूंढना है असत्य है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है भाई। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, वही तो गोंडवाना लैंड से टूटकर आगे बढ़ा था। ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या है? जो कि सपोज करो आपने एक न्यूज़पेपर हाथ में लिया, एक पेपर हाथ में लिया, और उस पेपर को हाथ में लेकर आपने दोनों साइड से बराबर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आपने देखा कि वह जो अखबार है वह एक उबड़ खाबड़ सा फॉर्म ले लेता है। इसी तरीके से फोल्ड हुई आकृति ही हमारी हिमालय की आकृति है, इसलिए वह भी हमारा फोल्डेड पर्वत है। यही बिल्कुल ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट नहीं, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि आपने देखा होगा आपके प्रायद्वीप पठार में जितनी भी नदियां हैं अधिकतर वे सारी पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली हैं। तो जो आपका पूर्वी तट है वहाँ पर जरूर पूर्वी तट नदियों के जमाव के कारण फैल गया है, लेकिन पश्चिमी तट अब भी खड़ा ही है और यहाँ पर सिर्फ गिनी चुनी 2-3 नदियों का ही पश्चिम की ओर बहाव होता है, जिसमें कि नर्मदा, तापी ये नदियाँ हैं जो कि आपकी पश्चिमी तट की ओर बहती हैं। ठीक है। और ये इतनी जल्दी बहती हैं कि इनको वहाँ पर रुकने का टाइम ही नहीं मिलता और वहाँ पर कोई भी उसका तट का फैलाव नहीं हुआ है। तीसरा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का पर्याप्त भंडार है। बिल्कुल सही है, कोयले का बहुत अधिक भंडार है गोंडवाना शिलाओं में भारत में। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है। असत्य कौन सा है? सी असत्य है। अगर यहाँ होता पूर्वी समुद्र तट तो यह भी बिल्कुल ठीक होता, बट पश्चिमी तट है तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, 8। क्या दोस्तों? 8 क्या है? सूची दी गई है, एक सूची दी गई है जिसमें कि एक तरफ लिखा हुआ है दक्कन ट्रैप, फिर उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्ब्रियन, अरावली, क्रिटेशियस
आदि न्यूटन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कैम्ब्रिज। ठीक है, और इधर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन। आइए पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। उपयुक्त का विवरण, जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति है, यह क्रीटेशियन काल के अंतिम चरण में हुई। कब हुई? क्रीटेशियन काल के अंतिम चरण में। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति, यह उत्तर नूतन में हुई। कब? उत्तर नूतन में। कब हुई दोस्तों? उत्तर नूतन काल में, जिसको आप सेनोजोइक भी कहते हैं। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन। कब हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो हैं ये अत्यंत नूतन काल में हैं, अत्यंत नए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया बी, इसका ऑप्शन आपका हो गया बी। तो दोस्तों ये कहा भी जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है क्योंकि वो प्री कैम्ब्रियन टाइम की बनी हुई है। आइए नेक्स्ट 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केरल का कुट्टानाड। क्या दोस्तों? केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। क्यों? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो दोस्तों पश्चिम में तो स्थित ये है नहीं, क्योंकि केरल तो जो बेसिकली आपका है वह तो दक्षिण में है। ठीक है, चलिए, तो ये गलत हो गया। मीठे पानी की झील के लिए, यह भी नहीं है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये इसका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, सवाल आ सकता है कि केरल का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो केरल का धान का कटोरा कुट्टानाडु या कुट्टानाड को कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा दोस्तों बी, भारत का न्यूनतम मिनिमम हाइट वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? तो आप लोग जानते हैं कि जो मरुस्थल है, गंगा क्षेत्र मरुस्थल है नहीं, असम क्षेत्र भी नहीं है, मध्य भारत क्षेत्र भी नहीं है। तो अगर बात करें भारत में तो आपका सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र, जो कि आपको पता होगा राजस्थान में थार डेजर्ट है, सिर्फ वही मरुस्थल है। अब बाकी बचा कौन सा? सिंधु क्षेत्र। क्या बचा दोस्तों? सिंधु क्षेत्र। ठीक है, तो सिंधु क्षेत्र आपका मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थल भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2000 वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसके पश्चिम में। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे भारत के प्राकृतिक प्रदेश से। अब अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, जो कि हमारा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या दोस्तों? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। शुरू करते हैं निम्न वक्तव्यों से, इन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां
सतत वाहिनी है। ठीक है। अब कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बताइए क्या ये कारण ठीक है कि क्या वाकई में हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है? क्या कहेंगे आप? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है और आर ए की भी सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है? बताइए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। सतत वाहिनी लगातार बहती रहती हैं, लगातार बहती रहती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कि ये इनकी जो शुरुआत है वह हिम नदी है। जो हिमानियाँ हैं, हिम नदी हैं, उनमें स्थित हैं इनके उद्गम स्रोत। जहाँ से शुरू होती हैं, तो जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनका ओरिजिन प्लेस है, वह ओरिजिन प्लेस हिमालय के हिमानियों में स्थापित है, स्थित है, हिम नदियों में स्थित है। ठीक है। इसी वजह से यह लगातार बहती रहती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों बात ठीक है, लेकिन कथन ए का कारण क्या है? ये कारण ये है कि जो इनका ओरिजिन है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वह कहाँ पर स्थित है? हिमानियों में स्थित है। कहाँ पर है? हिम नदियों में स्थित है। आइए, तो ऑप्शन इसका हो गया दोस्तों आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण। हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी है, ये तो हमने पढ़ा अभी, बिल्कुल ठीक है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए की पुष्टि भी करता है। दैट मीन्स इसका जवाब आपका दोस्तों बी। इसका जवाब आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय और धौलाधर श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय और धौलाधर श्रेणी। बताइए। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका सी है, वृहत हिमालयन श्रेणी। ठीक है। वृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी, जो कि ओलिगोसीन लगभग 25 से 40 करोड़ साल पहले है। इसके पश्चात लघु हिमालय, जो कि मध्य मायोसीन, जिस लगभग 14 करोड़ साल पहले, और शिवालिक रेंज, ये तो सबसे नई है इनमें, जो कि प्लायोसीन युग लगभग 5 से और 1.5 करोड़ साल पहले है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है। तो सबसे प्राचीन श्रेणी वृहत हिमालय, क्या है दोस्तों? ग्रेट हिमालय, जिसको आप ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है किसको? उप हिमालय। किसको? उप हिमालय को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। सो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में, शिवालिक के आगे वाले क्षेत्र में
की गई कंकड़ बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है, इसलिए इसका उत्तर भाबर है। ठीक है, और भाबर है कहाँ पर? जो हिमालय का गिरिपद है, हिमालय की जो फुट हिल्स हैं उसके पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच जो समतल मैदान है वह भाबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वरत हिमालय और अरावली। बताइए दोस्तों, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वरत हिमालय या अरावली? पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? तो दोस्तों वह है आपका बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। तो यह हिमालय का सबसे न्यूनतम भाग है और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 17। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब? अभी हमने पढ़ा इजोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक। इजोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक। तो इसका निर्माण सेनोजोइक में हुआ। कब दोस्तों? सेनोजोइक युग में हुआ और सेनोजोइक युग को हम प्लियोसीन भी या प्लायोसीन भी कहते हैं। ठीक है, प्लायोसीन और सेनोजोइक कहते हैं। लगभग 5 से और 1.5 करोड़ साल पहले, 5 से 1.5 करोड़ के बीच ये हुआ। ठीक है, आइए चलें नेक्स्ट। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, जो शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक रेंजेस हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर या 750 से 1300 मीटर। सो दोस्तों, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। 900 से 1200, इसका मतलब इसका ऑप्शन हम ए लेंगे, 850 से 1200 के मध्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वत स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का या अनुसमुद्री स्थिति का? तो हमने क्या बताया? गिरिपद। गिरिपद क्या होते हैं? फुट हिल्स। गिरिपद क्या होते हैं दोस्तों? फुट हिल्स। तो जो भाबर है ये क्षेत्र उदाहरण है किसके? गिरिपद की स्थिति के। किसके? गिरिपद की स्थिति के। ठीक है, भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ बजरी के जमाव से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो सिंपल जवाब आप लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश। जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश से कोई हिस्सा संबंध नहीं है। अब संबंध है किस किस से उसका आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश पहुँच गई और वहाँ से नीचे की ओर बैंड हो जाती हैं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके साथ साथ असम
और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, सो दोबारा आप सुन लीजिए दोस्तों कि किस किस में हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं वह किस किस राज्य में स्थित हैं या किसका हिस्सा हैं। दोबारा सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित देखेंगे। क्या? गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? केवल 1 या 2, केवल 1, 2, 4, केवल 3 या 4 या 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन है दोस्तों इसका डी। ये सारी ही चीज़ें आपको हिमालय पे घूमते हुए देखने का मौका मिलेंगी। ठीक है, जैसे जो हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं गहरे गड्ढे। भाई जब वो फोल्ड हुआ तो फोल्ड में क्या, कहीं पर उभार मिलेगा, कहीं पे ढलान मिलेगा, तो गड्ढे मिलेंगे। यू टर्न वाले नदी मार्ग, भाई जब फोल्ड हुई तो यू टर्न तो ऑब्वियसली हो जाएगा उस पर। फिर समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, मतलब समानांतर इक्वल, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। ऐसे लक्षण हिमालय पर आपको आराम से देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब इनकी पर्वत श्रेणियाँ आपको बतानी है। 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में। 1 लद्दाख, 2 जास्कर, 3 काराकोरम, चौथा पीर पंजाल। बी ए काराकोरम, 2 पीर पंजाल, 3 जास्कर और चौथा लद्दाख। सी ए काराकोरम, ए काराकोरम, 2 लद्दाख, 3 जास्कर, चौथा पीर पंजाल। डी 1 लद्दाख, 2 पीर पंजाल, 3 काराकोरम, 4 जास्कर। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एक काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा जास्कर है और चौथा पीर पंजाल है। पहला काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा जास्कर है और चौथा पीर पंजाल है। ठीक है, गुड, वेरी गुड दोस्तों। आइए नेक्स्ट 23। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के। तो इसका ऑप्शन आपका सिंपल बी वाला है। कौन सा दोस्तों? बी। कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, सो महान हिमालय कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। सो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक लघु महान, लघु महान शिवालिक, शिवालिक महान लघु। तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, और अगर आता तो चौथा हो गया ट्रांस हिमालय, इफ, बट नहीं है, ये 3 ही है, शिवालिक, लघु और महान। ठीक है दोस्तों, गुड। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी है दोस्तों सबसे नवीन? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पुरानी अरावली थी, विंध्य अन्नामलाई हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो सबसे नई शिवालिक है, सबसे नई शिवालिक है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, साथ बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ बने रहिए, साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। वादा करता हूँ कि आपको नंबर लाने के लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। सीरीज़ कंप्लीट करेंगे पूरे घटना चक्र की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।